नमस्कार, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं इंडिया डेली और वर्ल्ड वॉर लेकर मैं आपके साथ आशीष पांडे। 3 दिन बाकी, फिर तबाही। ये धमकी नहीं है, ये काउंटडाउन उसका जिसको लेकर लगातार डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर बना रहे थे। काउंटडाउन उसके लिए जिसकी वजह से ईरान तो चैन की सांस ले रहा है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की धड़कनें तेज होती हुई नजर आ रही है। 60 दिन का समय भी खत्म हो रहा है। दूसरी तरफ धमकी दी जा रही है। यह सिर्फ सुर्खियां नहीं है दर्शकों, यह आने वाले तूफान की एक दस्तक है। मिडिल ईस्ट की जमीन पर सुलग रही है। एक तरफ अल्टीमेटम की टिक टिक, दूसरी तरफ जंग की आहट। और ईरान ने नया दांव खेल दिया है। नया दांव क्या है वो समझिए। पहले तेल पर बात होगी, पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने को लेकर बात होगी, और उसके बाद से एटम बम पर वार्तालाप करेंगे। क्या दुनिया एक और बड़े संकट की तरफ बढ़ रही है, जहां हॉर्मुज की लहरों से लेकर परमाणु ठिकानों तक हर जगह तनाव की लकीरें खिंच चुकी हैं। सीजफायर का कागज अभी सूखा भी नहीं दर्शकों, और बारूद की गूंज लेबनान में सुनाई देने लगी है। और इन सब के बीच रूस की एंट्री की खबर से सवाल उठने लगे हैं। क्या जानी दुश्मन अब मेजबानी करेंगे? क्या यह शांति की पहले या किसी बड़े खेल की शुरुआत? सवाल बड़ा है। क्या 3 दिन बाद तस्वीर बदल जाएगी, पिक्चर बदल जाएगी, रोल बदल जाएंगे, हमले एक बार फिर से शुरू होंगे, या फिर अमेरिका अपनी सेना को वापस बुला ले, या फिर दुनिया एक और विनाश की कहानी लिखने जा रही है? लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं आज की 4 बड़ी खबरों पर, जिस पर हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे। तमाम जानकारी आपको देंगे। सबसे पहले वर्ल्ड वॉर में हम बात करेंगे। 3 दिन बाकी, लेकिन फिर भी तबाही की तस्वीर देखने को मिलेगी। आपको याद हो कि 28 फरवरी की वो रात जब हमला किया गया था, 28 फरवरी की वो तारीख जिसके बाद जानकारी दी जाती है 3 मार्च या 1 मार्च को अमेरिकी संसद में कहा जाता है कि हमला कर दिया गया हो। लेकिन तब से लेकर आज तक अगर आप जोड़ेंगे, आज 27 तारीख, उसके बाद 28, 29, 30 और फिर 1 मई की तारीख, जब इस पूरे युद्ध को 60 दिन खत्म होते हुए नजर आए और ये टेंशन बढ़ गई। डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर प्रेशर आ गया है कि सपने देखे थे कि 60 दिन के अंदर इस पूरे युद्ध को खत्म कर देंगे, अमेरिका की जीत तय हो जाएगी, ईरान पूरी तरह से बिखर जाएगा, टूट जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कहानी ने यू टर्न ले लिया। ईरान सीना तान कर खड़ा हो गया, आंखों में आंखें डालकर कह रहा है कि अभी तो सिर्फ 60 दिन ही हुए हैं, इसके बाद भी अगर आपने हिमाकत की तो हमले जारी रहेंगे, यानी तबाही की तस्वीर देखने को मिलेगी। क्योंकि अब अगर डोनाल्ड ट्रंप को इससे आगे बढ़ना, इससे आगे युद्ध जारी रखना है, तो मंजूरी लेनी पड़ेगी। किसकी और क्यों, क्या कहानी, ये सब हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन दूसरी बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं वर्ल्ड वॉर में, जिस पर हम चर्चा करते हुए नजर आएंगे। दूसरी बड़ी खबर है कि पहले तेल, उसके बाद से एटम पर बात होगी। तेल की बात क्यों कर रहा हूं, यह समझिए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज सेंटर में, इस पूरी युद्ध की कहानी में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कह लीजिए, या सेंट्रिक प्रॉब्लम कह लीजिए, या पावर गेम कह लीजिए, या फिर अमेरिका की दुखती नस या ईरान की दुखती नस कह लीजिए। क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस वक्त अमेरिका ईरान कंट्रोल करने की बात कर रहे, नाकेबंदी की बात सामने आ रही है। उसको लेकर ईरान ने क्या कहा? ईरान ने कहा कि अब गेम ही पलट देते हैं। नया गेम लॉन्च किया। लॉन्च करते हुए कह रहा है कि भाई साहब, पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बात होगी, उसके बाद से
न्यूक्लियर वेपन्स, परमाणु हथियार या एटम की बात होती हुई नजर आई। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहले तेल वाला समाधान होगा, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया की 20% तेल सप्लाई जो है वहां से होती है और उस पर असर पड़ रहा है। ये ईरान जानता है, लेकिन अमेरिका क्या इस बात को मानेगा, ये बड़ा सवाल है। इसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन तीसरी बड़ी खबर वर्ल्ड वॉर में जो हम आपके सामने रखेंगे वो है कि किस तरह से अब कहानी में ट्विस्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। तीसरी बड़ी खबर जल्दी से हम रख देते हैं, वो है कि जानी दुश्मन क्या मेजबानी करते हुए नजर आएंगे। तस्वीर अब आप देखिए, अंधेरा छट रहा है, तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। आपको अरागची नेतन्याहू से मुलाकात की बात भी निकलकर सामने आ रही कि वो जाएंगे और पहुंच चुके हैं। अभी अभी जो जानकारी सामने आ रही है वो ये है कि नेतन्याहू से मुलाकात के लिए आप अगर देखा जाए, अरागची इस वक्त पुतिन से मुलाकात करना चाहते हैं, नेतन्याहू से नहीं, माफ कीजिएगा। ये पूरी कहानी कंफ्यूजिंग हो गई है, जिसकी वजह से नेतन्याहू, पुतिन, सबकी भूमिका जो सामने आ गई है। कहानी क्या है वो समझिए। कहानी ये है कि जानी दुश्मन क्या मेजबानी करते हुए नजर आएंगे। एक देश जो आतंकिस्तान है, उसने तो कोशिश कर ली जो पूरी तरह से विफल होती हुई नजर आई, एक बार नहीं दो बार। उसके बाद से क्या होता है, अरागची साहब जो है वो इस वक्त पुतिन से मुलाकात करना चाहते हैं और वो मुलाकात भी हुई। और उस मुलाकात के दौरान क्या कहानी रहने वाली है वो समझिए। उस मुलाकात में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बात हुई। उस मुलाकात में जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कैसे की जाए, उसकी प्लानिंग प्लॉटिंग की बात होगी। उस मुलाकात में इस युद्ध को लेकर बात होगी कि आगे इस युद्ध पर क्या और कैसे करना है, क्योंकि रूस लगातार ईरान की मदद कर रहा है, ये सब जानते हैं। क्या है इसके पीछे रणनीति और इस मुलाकात की क्या माने, इसके बारे में जानकारी देंगे। लेकिन चौथी बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं कि अब कहानी बदल चुकी है और कहानी निकलकर सामने आ रही है सीजफायर के बीच जंग की। इजराइल लेबनान 10 दिन का सीजफायर हुआ, उसके बाद से 2 हफ्ते के लिए और सीजफायर बढ़ाया गया। लेबनान के लोगों को लगा कि भला भाई साहब हमें थोड़ा आराम मिला, अब हमले नहीं होंगे, लेकिन हुआ इसके विपरीत। अब यहां पर नेतन्याहू की एंट्री है, इससे पहले वाले में नहीं। यहां पर नेतन्याहू की एंट्री है और क्या कह रहे हैं वो समझिए। वो तो नजरें गड़ाए बैठे थे, इंतजार कर रहे थे। आईडीएफ को पूरी तरह से उन्होंने निर्देश दिया था कि मौका मिलते ही हमले किए जाए और हमला किया गया, जिसमें 14 लोगों की मौत हुई है और 2 मासूम बच्चों की मौत की खबर भी सामने आ रही है। कहानी लेबनान इजराइल की सीजफायर की है। 10 दिन का सीजफायर था, उसमें भी हमला जारी था। उसके बाद से 2 हफ्ते का सीजफायर बढ़ाया गया और अब भी हमला जारी है, यानी हमले लगातार हो रहे हैं। लेबनान की अगर बात की जाए, दक्षिण लेबनान पर खासकर हमला किया जा रहा है, जिसमें हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने की बात की जा रही, लेकिन नुकसान आम नागरिकों को भी हो रहा है। 14 लोगों की मौत का जिम्मेदार कौन है? 2 बच्चों की भी मौत की खबर सामने आई, उनकी मौत का जिम्मेदार कौन है? यह समझना होगा कि सीजफायर की आड़ में नेतन्याहू की मंशा क्या है। सेल्फ डिफेंस के नाम पर इस तरह के हमले लगातार क्यों किए जा रहे हैं, यह हम आपको बताते हुए नजर आएंगे। 4 ये बड़ी खबरें जिस पर हम विस्तार से विश्लेषण करते हुए नजर आएंगे, किस तरह से कहानी बदलती हुई नजर आए। लेकिन इस बीच 4 और बड़ी खबरें आपके सामने आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर रख देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी देखने को मिली है। ईरान के पास सिर्फ और सिर्फ 3 दिन बाकी है। सीजफायर को मानो, सीजफायर पर बात करो, नहीं तो तबाही झेलने के लिए तैयार रहो। निशाने पर है पेट्रोल पाइपलाइन। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कहा है, मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से आग लग सकती है, महायुद्ध हो सकता है। लेकिन दूसरी बड़ी खबर, ईरान का नया दांव जो देखने को मिला है, नया खेल सामने आया है। पहले होर्मुज खुलने पर बात होगी, उसके बाद आगे कोई बातचीत होगी। न्यूक्लियर डील पर बाद में बात होगी, यह ईरान साफ तौर से करता हुआ नजर आया है। ईरान के प्लान से अमेरिका पूरी तरह इस वक्त परेशान नजर आ रहा है,
क्योंकि ईरान झुकने को तैयार नहीं है जब तक कि उसकी नाकेबंदी वाली बात नहीं मानी जाएगी। उसको हटाने को लेकर जो बात सामने आ रही है, उसको अगर अमेरिका नहीं मानता है तो ईरान पूरी तरह से झुकने को तैयार नहीं है। अब इसमें उसने एक और खेल कर दिया है, जिसमें कहा कि सबसे पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बातचीत होगी, उसके बाद दूसरी कोई और बातचीत होगी। और यह परेशान अमेरिका हो चुका है। लेकिन जानी दुश्मनों के पास अरागची पहुंचना चाहते हैं। जानी दुश्मन कैसे, वो समझते हैं अगली ब्रेकिंग से, जिसमें कहा जा रहा है कि ईरान के जो विदेश मंत्री अरागची साहब वो इस वक्त रूस पहुंच चुके हैं, पुतिन से मुलाकात करते हुए नजर आएंगे और दोनों के बीच खास बात हो सकती है। अरागची का दौरा इस युद्ध के दौरान बेहद अहम है और इससे कहीं ना कहीं अमेरिका को मिर्ची लगती हुई भी नजर आएगी, क्योंकि रूस को लेकर क्या कहानी है, किस तरह से वो मदद करता है ईरान की, ये सबको मालूम है। और रूस लगातार ईरान की मदद कर रहा है, यह अमेरिका भी जानता है, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा। इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात है वो है लेबनान पर इजराइल का एयर स्ट्राइक, जिसमें 14 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। आम नागरिक भी निशाने पर नजर आ रहे हैं, यानी शांति की उम्मीदों पर मिसाइलों का वार जो है नेतन्याहू साहब करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसकी वजह से जो एक किरण शांति की नजर आ रही थी वो पूरी तरह से धूमिल होती हुई नजर आ रही है, यानी गायब होती हुई नजर आ रही है। इन सबके बीच एक और बड़ी खबर, ट्रंप की ईरान को नई धमकी देखने को मिली। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जिसमें ट्रंप की तरफ से ईरान को नई धमकी दी गई। ईरान का परमाणु हथियार बड़ा खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप ये धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान को परमाणु हथियार को लेकर डोनाल्ड ट्रंप लगातार परेशान रहते हैं और उसकी वजह से क्या कह रहे हैं वो समझिए। परमाणु हथियार बड़ा खतरा है, ईरान का यूरेनियम कब्जे में हम ले लेंगे और ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता है, यानी दाल चावल समझ रहे हैं वो कि उनका जब मन आएगा वो कार्रवाई करेंगे। और क्या करेंगे, इसमें वो कह रहे हैं कि जो यूरेनियम है, संवर्धित यूरेनियम, उसे कब्जे में ले लेंगे। इतना आसान है क्या? कह रहे कि ईरान परमाणु हथियार नहीं रख सकता, ठीक है नहीं रख सकता, लेकिन यूरेनियम कैसे कब्जे में लेंगे, ये डोनाल्ड ट्रंप को समझाना होगा। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बताते हैं, वार्ता को लेकर यह बड़ी खबर है जिसपे कहा जा रहा है ईरान की 5 बड़ी शर्तें निकलकर सामने आई हैं। यह इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वार्ता को लेकर ईरान की 5 बड़ी शर्तें क्या है? दबाव में समझौते से ईरान का इनकार है, जो लगातार ईरान कह रहा है कि अगर किसी तरह का प्रेशर क्रिएट किया जाएगा तो हम ये शर्तें नहीं मानेंगे। युद्ध से हुए नुकसान की पहले भरपाई होनी चाहिए। न्यूक्लियर मुद्दे पर अलग से बाद में चर्चा होगी। मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, ये ईरान कहता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर आपकी नजर जानी चाहिए, जो इस वक्त नहीं जा रही। आपको वार्ता करनी है, आप करिए। आपको पीस टॉक करना, आप करिए। लेकिन यह वार्ता, यह पीस टॉक तभी होगी जब आप 5 बड़ी शर्तें मानते हुए नजर आएंगे। और वो भी शर्तें तब अगर आप प्रेशर क्रिएट करेंगे, अगर आप दबाव बनाने की कोशिश करेंगे, तो ईरान नहीं तैयार होगा समझौते के लिए। साथ ही साथ जो हमले किए गए, जिसकी वजह से नुकसान हुआ है, उसकी भी भरपाई आपको करनी होगी मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। आप जो सपने देख रहे हैं कि न्यूक्लियर मुद्दे पर चर्चा की जाए, सबसे पहले उसको सबसे लास्ट में ईरान ने रखा और सबसे पहले कहा है कि मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप पहले हॉर्मुज पर बात होगी। यानी खाड़ी में इस वक्त हलचल है, तेल के रास्ते पर तनाव है और दुनिया की सबसे खतरनाक सौदेबाजी अपने नए मोड़ पर है। ईरान क्या कह रहा है वो समझिए। ईरान कह रहा है पहले हॉर्मुज खोल देंगे, बहुत आसान है हमारे लिए, हमने जो टोल टैक्स लगा रखा है उसको लेकर जानकारी दी जा रही है कि हॉर्मुज खोल दिया जाएगा और उसके बाद से नेक्स्ट स्टेप होगा कि परमाणु पर बात करेंगे। लेकिन अमेरिका को डर है कि कहीं ये चाल उन पर ही भारी ना पड़ जाए। तो क्या यह शांति का रास्ता है या दबाव कम करने की रणनीति? यह आज का बड़ा सवाल है। तेल पहले, एटम बम या एटम बाद में, क्यों, इसको हमें समझना होगा।
इसके पीछे छिपे असली सच्चाई को समझना होगा कि आखिर असली खेल क्या है। ईरान ने क्या किया है? ईरान ने अमेरिका को प्रस्ताव भेजा है होर्मुज खोलने को। तेहरान तैयार है, बहुत इजी, हम खोल देंगे। पहले समुद्री संकट सुलझाने की शर्त रखी गई है, समुद्री परेशानियों को दूर करने की बात कही गई है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने की बात कही गई है। उसके बाद कहा जा रहा है कि परमाणु मुद्दे पर सोचा जाएगा, बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर आप चाह रहे हैं तो उस पर कोई भी बात करने की मंशा नहीं है। और इस दांव से, इस खेल से, इस स्टेप से अमेरिका परेशान नजर आ रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है कि उसे करना क्या है, क्योंकि अगर नाकाबंदी हटी तो प्रेशर कम हो जाएगा, दबाव कम हो जाएगा, जिसके जरिए वो आर्थिक चोट पहुंचाने का काम अमेरिका ईरान को कर रहा है। परमाणु डील पर जो इस वक्त अकड़ बनाकर पकड़ टाइट करने की कोशिश है, वो एकदम से फुस होती हुई, यानी ढीली होती हुई नजर आएगी। परमाणु डील पर पकड़ जो ढीली पड़ सकती है। और जो सबसे ज्यादा फायदा होगा वो होगा आर्थिक, ईरान को आर्थिक राहत का फायदा ईरान को मिलता हुआ नजर आएगा, जिसका डर अमेरिका को सता रहा है। अमेरिका बिल्कुल भी नहीं चाहता है दर्शकों कि ईरान दोबारा खड़ा हो, और यही वजह है, यही है असली खेल। और इसी वजह से कहा जा रहा है कि पहले स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलिए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, पहले वहां से तेल जाने का रास्ता दीजिए, नाकाबंदी हटाइए, और उसके बाद से बात होगी। यानी रणनीतिक बढ़त होने का डर डोनाल्ड ट्रंप को सता रहा है। रिपोर्ट देखिए। डील या डिले, पहले तेल फिर एटम, क्या है असली खेल? होर्मुज डील या परमाणु डिले, मिडिल ईस्ट की राजनीति में एक बार फिर बड़ा ट्विस्ट आया है। ईरान ने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने वॉशिंगटन की रणनीति को हिला दिया। सूत्रों के मुताबिक ईरान ने अमेरिका तक संदेश पहुंचाया है, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज खोलने को तैयार है, लेकिन परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत बाद में होगी। यानी साफ शब्दों में पहले तेल का रास्ता साफ, फिर एटमी बहस शुरू। ऐसे में सवाल, क्यों अहम है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज? दुनिया की करीब 20% तेल सप्लाई इसी संकरे समुद्री रास्ते से गुजरती है। अगर यहां तनाव बढ़ता है तो तेल के दाम आसमान छूते हैं, ग्लोबल मार्केट हिल जाता है और सुपर पावर की सांसें अटक जाती हैं। ईरान जानता है होर्मुज उसका सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड है। ईरान इस वक्त दो मोर्चों पर खेल रहा है। पहला मोर्चा, समुद्री दबाव हटाओ। अगर होर्मुज खुलता है तो वैश्विक दबाव कम होगा, तेल की सप्लाई सामान्य होगी, ईरान को शांति लाने वाला दिखाया जाएगा। दूसरा मोर्चा, परमाणु कार्यक्रम बचाओ। ईरान चाहता है कि पहले तनाव खत्म हो, फिर बिना दबाव के न्यूक्लियर डील पर बातचीत हो। यानी ईरान चाहता है नो प्रेशर, नो जल्दी, अपनी शर्तों पर डील। अमेरिका के लिए प्रस्ताव एक बड़ी रणनीतिक दुविधा बन गया है। अगर अमेरिका मान जाता है, तेल की सप्लाई सामान्य हो जाएगी, लेकिन ईरान पर दबाव खत्म हो जाएगा और परमाणु बातचीत में अमेरिका की पकड़ कमजोर पड़ सकती है। अगर अमेरिका मना करता है, होर्मुज में तनाव बना रहेगा, तेल की कीमतें बढ़ेंगी और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा। यानी मानो तो मुश्किल, ठुकराओ तो संकट। वह ईरान ने सीधे अमेरिका से बात करने की बजाय संदेश भेजा है। और इस बीच की एक और बड़ी खबर, ट्रंप की आज बड़ी हाई लेवल मीटिंग देखने को मिलने वाली है। बड़ी खबर आपको बता रहे, व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में आपात बैठक यानी इमरजेंसी मीटिंग करने वाला है। ईरान वार्ता में फंसे डेडलॉक पर मंथन होगा। टॉप सुरक्षा अधिकारी और सैन्य जनरल इस बैठक में मौजूद रहेंगे।
जंग के अगले कदम पर बड़ा फैसला लिया जाएगा। देखिए दर्शकों, जो मैंने कहा था वो 60 दिन वाली मियाद जो है, 60 दिन वाली तारीख जो है वो पूरी तरह से खत्म होती हुई नजर आने वाली है और उसको लेकर भी इसमें चर्चा की जाएगी कि अगला स्टेप क्या हो। क्या अब ये वक्त आ गया जिसमें जो उनके सैनिक हैं, अमेरिकी सैनिक हैं, उन्हें वापस बुलाया जाए या फिर उन्हें वापस बुलाने के नाम पर 1 महीने का जो समय मिलता है उसकी आड़ में हमला किया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि उस 1 महीने वो हमला कर पाए, इसे बिल्कुल भी नहीं इसमें मेंशन किया गया है, जिसकी वजह से अमेरिका कहीं ना कहीं गिरता हुआ नजर आ रहा है। और आज जो बड़े हाई लेवल की मीटिंग होगी उसमें यह फैसला लिया जा सकता है। व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में यह इमरजेंसी बैठक कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि ईरान वार्ता में डेडलॉक पर मंथन किया जाएगा कि कैसे आगे बढ़ा जाए या फिर वापस आया जाए। टॉप सुरक्षा अधिकारी और सैन्य जनरल मौजूद रहेंगे, लेकिन इन सबके बीच एक और बड़ी खबर आपके सामने रख देते हैं। ईरान का अमेरिका को बड़ा प्रस्ताव जो है वो देखने को मिला। ईरान की तरफ से इस वक्त ये बड़ी खबर, अमेरिका को बड़ा प्रस्ताव जो है वो दिया गया है। कहा जा रहा है कि पहले होर्मुज स्ट्रेट खुलेगा और उसके बाद से आगे कोई बातचीत होगी, यानी शांति की पहल होगी, जिसका जिक्र मैं लगातार कर रहा था। ये दोनों खबरें अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं। वो समझिए कि व्हाइट हाउस में सिचुएशन रूम में क्या कुछ होने वाला है, उथल पुथल मचने वाली है। इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है। ईरान वार्ता में फंसे डेडलॉक पर चर्चा की जाएगी कि कैसे अब आगे बढ़ना है, क्योंकि समय खत्म हो रहा है और 1 तारीख को बड़ी पहल या बड़ी खबर निकलकर सामने आएगी, जहां पर ये पिक्चर 90% क्लियर हो जाएगी दर्शकों कि अमेरिका का अगला स्टेप क्या है। और जो 3 दिन का वक्त दिया जा रहा है उसके पीछे का खेल यही है। प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, इस 3 दिन में आप राजी हो जाइए, वरना डोनाल्ड ट्रंप जो झुकना नहीं जानते उन्हें झुकना होगा अपने, अगर परमिशन चाहिए इस युद्ध को आगे जारी रखना है तो, जिसकी उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि लोग उनके खिलाफ हैं, लोग इनके इस फैसले के खिलाफ हैं। इसकी तस्वीर हमने आपको अपने इसी शो में कुछ दिन पहले दिखाया था, जहां सड़कों पर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ लोग किस तरह से उतरते हुए नजर आए थे। दूसरी तरफ ईरान का जो अमेरिका को प्रस्ताव है, इसके पीछे भी ये नया खेल है, नई पहल है, नया मैसेज और नई रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। ईरान जानता है कि उसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से जो उसका व्यापार इस वक्त ठप पड़ा है और जो जहाज वापस लौटा दिए जा रहे हैं उसकी वजह से उसे बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा है और उसे पैसे की जरूरत है, उसे वापस ईरान को खड़ा करने की जरूरत है। और यही मजबूरी है दर्शकों, जिसकी वजह से ईरान ने यह पूरा गेम बदल दिया है, पलट दिया है और अब कहा कि पहले स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बातचीत करिए, उसके बाद बाकी चीजों पर बात होगी। यानी ईरान ने अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने का नया प्रस्ताव भेज दिया है। ईरान ने परमाणु हथियारों पर बातचीत को समुद्री संकट सुलझने के बाद शुरू करने की शर्त रख दी कि पहले बातचीत करिए, उसके बाद परमाणु हथियार को लेकर जो आप सपने देख रहे हैं वो पूरे होंगे या नहीं होंगे, समुद्री संकट पहले सुलझाना है। और ये शर्त ईरान की है अमेरिका के साथ। लेकिन अमेरिका इस प्रस्ताव को लेकर परेशान है, टेंशन देखने को मिल रही है, माथे पर शिकन है, क्योंकि नाकाबंदी हटने से परमाणु मांगों पर दबाव कम हो सकता है, जिसकी वजह से जो इस वक्त अमेरिका अपने आप को मजबूत स्थिति में देख रहा है वो पूरी तरह से पीछे हटता हुआ, कमजोर होता हुआ नजर आएगा और ईरान एक बार फिर से खड़ा हो जाएगा। और यही परेशानी है दर्शकों, इसी परेशानी का हल निकालने की कोशिश इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे होंगे। क्या कहानी है इस रिपोर्ट में समझिए। क्या ये टाइम गेम है? ईरान की रणनीति को समझना जरूरी है। वो सीधे ना नहीं कह रहा, लेकिन अभी नहीं कहकर समय ले रहा है। इसका फायदा क्या? परमाणु प्रोग्राम आगे बढ़ता रहेगा, अंतर्राष्ट्रीय दबाव कम होगा और बातचीत में
पोजीशन मजबूत होगी। यानी डील को खींचो, ताकत बढ़ाओ, ग्लोबल असर, तेल, ट्रेड और टेंशन। अगर ये प्रस्ताव लागू होता है, तेल के दाम गिर सकते हैं, एशिया और यूरोप को राहत मिलेगी, लेकिन परमाणु खतरा टलता नहीं, सिर्फ टलता हुआ दिखेगा। अगर प्रस्ताव फेल होता है, होर्मुज पे टकराव बढ़ सकता है, अमेरिका ईरान तनाव चरम पर जा सकता है और दुनिया एक नए संकट में फंस सकती है। असली सवाल क्या है? यहां असली सवाल सिर्फ होर्मुज नहीं है और ना ही सिर्फ परमाणु हथियार। असल सवाल है, कौन किसे ज्यादा समय तक दबाव में रख सकता है? ईरान कह रहा है पहले सांस लेने दो, फिर बात करेंगे। अमेरिका सोच रहा है अगर अभी ढील दी तो बाद में पकड़ कैसे बनाएंगे। तो क्या होर्मुज का दरवाजा खोलकर ईरान दुनिया को राहत देगा, या यह सिर्फ एक ऐसी चाल है जिसमें परमाणु सवाल को टाल दिया जाए? तेल की लहरों के नीचे एक बड़ा परमाणु खेल चल रहा है और दुनिया इंतजार में है। डील होगी या टकराव और गहरा होगा? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच इजरायली पीएम से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। नेतन्याहू को लेकर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर जिसमें कहा जा रहा है कि इजरायल में लगातार सायरन बज रहे हैं, पूरे देश में अलर्ट जारी है। आज इजरायली पीएम को कोर्ट में पेश होना था भ्रष्टाचार के मामले में, लेकिन अब वो पेश होते हुए नजर नहीं आएंगे और कहा जा रहा है कि सुरक्षा कारणों की वजह से इसे टाल दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। इजरायली पीएम नेतन्याहू को लेकर यह खबर सामने आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार का मामला जो चल रहा है उसको लेकर उन्हें पेश होना था, लेकिन अब वो पेश होते हुए नजर नहीं आएंगे क्योंकि हमले को लेकर कहीं ना कहीं सायरन लगातार बज रहे हैं। हिजबुल्लाह की बात की जाए, दक्षिण लेबनान की अगर बात की जाए तो वहां से भी हिजबुल्लाह जो है वो लगातार जवाब देता हुआ नजर आ रहा है। इजरायल पर हमले जो है वो किए जा रहे हैं और इसी की वजह से जो है सायरन इस वक्त वहां पर बज रहा है और सुरक्षा कारणों की बात कहकर इस पेशी को पूरी तरह से टाल दिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर, ईरान के विदेश मंत्री अरागची पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। अरागची को लेकर सामने आ रही विदेश मंत्री है, वो कह रहे हैं कि 24 घंटे में अरागची 3 देशों का दौरा जो है वो करते हुए नजर आएंगे। ओमान में होर्मुज की सुरक्षा पर बात जो है वो कर चुके हैं, साथ ही साथ अब समाधान जल्द चाहता है ईरान। इसको लेकर तस्वीर सामने आ रही है। 3 देशों के दौरे को लेकर ओमान वो जा चुके हैं। साथ ही साथ मस्कट की बात सामने आई थी और अब जो है अरागची रूस पहुंच चुके हैं और वहां पर भी बातचीत करते हुए नजर आएंगे। एक तरफ इजरायली पीएम पूरी तरह से रणनीति बना रहे हैं, युद्ध में इन्वॉल्व है, दूसरी तरफ उन्हें आज पेश होना था। भ्रष्टाचार का एक मामला चल रहा जिसमें लेकर उन्हें पेश होना था, लेकिन लगातार हमले या जवाब कह लीजिए हिजबुल्लाह की तरफ से दिए जा रहे हैं। इसकी वजह से सायरन जो है वो बज रहा है और पूरे देश में अलर्ट है। और फिर यह फैसला लिया गया सुरक्षा कारणों की वजह से कि अब वो पेश नहीं होंगे कोर्ट में और इस वजह से ये अब पेशी पूरी तरह से टाल दी गई। दूसरी तरफ यह कहा जा रहा है कि ईरान के जो विदेश मंत्री है अब्बास अरागची वो इस वक्त एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं, पहल कर रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज वाली जो समस्या है बाकी देशों से मिलकर इसको सुलझाया जा सके, प्रेशर क्रिएट कराया जा सके। तो क्या कर रहे हैं, 24 घंटे के अंदर 3 देशों के दौरे का जो बात निकलकर सामने आई थी उसमें वो लगातार एक्टिव हैं, दौरे पर जा रहे हैं, वापस आ रहे हैं, फिर जा रहे हैं। इस वक्त रूस में उनकी पुतिन से मुलाकात संभव है और इस दौरान वो पुतिन से मुलाकात करते हुए वो कहेंगे कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जल्द समाधान हो। यानी जिस तरीके से ईरान ने नया दांव खेला है इससे ट्रंप पर सवाल उठने लगे कि डोनाल्ड ट्रंप को समझ ही नहीं आ रहा कि किस चक्कर में फंस गए। क्या 7 साल पुराना फैसला आज अभी अमेरिका पर भारी पड़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अब
ईरान को कंट्रोल करना अमेरिका के बस में नहीं रहा। कहानी तो इसी तरह दिख रही है, पिक्चर इसी तरह दिख रहा है कि ईरान तो झुक ही नहीं रहा है। लाख कोशिश कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लाख प्रेशर बना रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। कहानी आपको बताता हूं जो सामने आई है 7 साल फैसले, पुराने फैसले की, इसकी कहानी आपके सामने रखता हूं, वो समझिए। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2015 से, जब बराक ओबामा के दौर में ईरान के साथ एक ऐतिहासिक परमाणु समझौता होता है। एक ऐसा समझौता जिसने ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सख्त लगाम लगा दी थी। लेकिन फिर वक्त बीता, साल बीते और साल आया 2018 का, और 18 में सत्ता में वापसी करते हैं डोनाल्ड ट्रंप, और इस दौरान एक बड़ा फैसला लेते हैं। कहते हैं कि अमेरिका इस डील से बाहर होगा। ट्रंप ने इस फैसले को कमजोर और एक तरफा बताया, और यहीं से गेम चेंज हो गया, खेल पलट गया है। अमेरिका पर भारी पड़ा है ये फैसला। ट्रंप का ये पुराना फैसला जो है अमेरिका पर खुद भारी पड़ा है, क्योंकि 7 साल पुराना फैसला बदला गया है, अमेरिका पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ये दांव जो है उल्टा पड़ चुका है। ईरान पर कंट्रोल क्यों मुश्किल है, ये समझिए। 2015 में ऐतिहासिक परमाणु समझौता हुआ तो लगा कि ईरान की लगाम अमेरिका के पास है, कंट्रोल में है। बराक ओबामा के दौर में डील बनी, उसके तहत था कि 2030 तक ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर पूरी तरह से रोक रहेगी। फिर डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है, वापसी करते हैं, सत्ता में आते हैं और बड़ा फैसला लेते हैं। बड़ा फैसला क्या है वो समझिए। 2018 में अमेरिका ने खुद को डील से बाहर कर लिया। वजह क्या थी वो समझिए। वजह सुनकर आपको हंसी भी आ सकती है। ट्रंप बोलते कि यह समझौता बेहद कमजोर है, एक तरफा फैसला है, जिसकी वजह से यह पूरा गेम बदल गया। इसके बाद क्या हुआ वो अब आप समझिए। ईरान फ्री हैंड, पूरी तरह से ईरान फ्री था। पाबंदियां तोड़ दी गई, यूरेनियम संवर्धन में तेजी लाई गई, न्यूक्लियर प्रोग्राम फिर से एक्टिव हो गए, और खतरनाक स्टॉक निकलकर सामने आया, जिसमें करीब करीब 11 टन यूरेनियम मौजूद है, जिसमें आधा टन हाई लेवल संवर्धित है। 100 परमाणु बम तक की क्षमता है। पहले और अब के मुकाबले अगर देखे जाए तो हर तरह से पिक्चर साफ होती हुई आपको नजर आएगी। पहले क्या था? पहले सिर्फ परमाणु मुद्दा था। अब क्या है? मिसाइल और हॉर्मूज है। बातचीत और ज्यादा जटिल होती जा रही है, क्योंकि अमेरिका की मांग की अगर बात की जाए वह है कि यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह से बंद हो, पूरा न्यूक्लियर स्टॉक हमें सौंप दे। नई सख्त डील की कोशिश है, जिसकी वजह से ईरान अड़ा हुआ है, जवाब दे रहा है। कह रहा है कि क्या कहा आपने? आपने कहा कि आपको यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह से मैं बंद कर दूं? नहीं करता, जाओ। नहीं करूंगा, ये तो बाद में बात होगी। क्या कहा आपने? पूरा न्यूक्लियर स्टॉक आपको सौंप दूं? नहीं सौंपूंगा, जाइए। क्या कर रहे हैं आप? नई सख्त डील की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ही मांगे खारिज कर दी। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर समझौता नहीं होगा, तनाव बरकरार रहेगा। यह पिक्चर क्लियर की गई है ईरान की तरफ से, और इसकी वजह से मुश्किल जो है देखने को मिल रही है। 2018 के फैसले का साइड इफेक्ट देखने को मिल रहा है। भरोसा नहीं है, भरोसा टूट चुका है, बातचीत अटक चुकी है। ईरान इस मामले में, कूटनीतिक मामले में मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है। तो सवाल यही, क्या ट्रंप का 2018 वाला फैसला
अमेरिका के लिए रणनीतिक गलती साबित हुआ। क्या अब ईरान को रोकना लगभग मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो गया है। मिडिल ईस्ट की जमीन एक बार फिर सुलग रही है दर्शकों। बयानों की आग अब बारूद के ढेर तक पहुंच चुकी है और इस बार काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 1, 2, 3 दिन का काउंटडाउन। ट्रंप ने ईरान को सीधी सीधी चेतावनी दी है कि 3 दिन में समझौता करो, करना ही पड़ेगा, और नहीं करोगे तो तेल पाइपलाइन अंदर से फट जाएंगी, ब्लास्ट हो जाएंगी। सवाल यह कि क्या यह सिर्फ दबाव की राजनीति है या वाकई युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्योंकि ट्रंप की नई धमकी को अगर समझा और देखा जाए तो उसके मुताबिक सिर्फ 3 दिन बाकी हैं और 3 दिन की मोहलत अगर खत्म हो जाती है तो क्या एक बार फिर से तबाही होगी, जो कि बहुत मुश्किल नजर आ रहा है। उसके लिए अमेरिका को अपने सदन से जो है परमिशन लेनी होगी, समर्थन लेना होगा कांग्रेस से, जो कि मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप है, वो नहीं झुकेंगे। और अगर झुक भी गए तो उनके अपने ही लोग उनके फैसले के खिलाफ हैं, वो भी उनका साथ नहीं देंगे। तो क्या करेंगे डोनाल्ड ट्रंप? ये 3 दिन की मोहलत देकर प्रेशर क्यों क्रिएट कर रहा है? ट्रंप का अल्टीमेटम मानो या मिट जाओ क्यों कर रहे हैं? ईरान पर यानी 72 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो चुका है और अगला टारगेट तेल पाइपलाइन है। डील नहीं तो धमाका होगा। मिडिल ईस्ट में अलर्ट जारी है। अगले आने वाले 72 घंटे, अगले आने वाले 3 दिन ईरान पर भारी पड़ने वाले हैं। क्यों और क्या? अगर ये 3 दिन भारी पड़ते हैं तो ईरान क्या करेगा, यह समझना बेहद जरूरी है। इसको समझिए हमारी इस रिपोर्ट से। ट्रंप की नई धमकी। बस 3 दिन बाकी। डील या तबाही। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब अपने चरम पर है। ट्रंप का यह बयान सिर्फ एक चेतावनी नहीं बल्कि एक रणनीतिक अल्टीमेटम है। सूत्रों के मुताबिक अमेरिका चाहता है कि ईरान तुरंत युद्ध खत्म करे, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सख्ती से नियंत्रण स्वीकार करे और खाड़ी क्षेत्र में अपने कदम पीछे खींचे। लेकिन ईरान की ओर से अब तक कोई झुकाव नहीं दिखा, बल्कि तेहरान से साफ संदेश आया है, दबाव में कोई समझौता नहीं होगा। अमेरिका की धमकी का सबसे खतरनाक हिस्सा है ईरान की तेल पाइपलाइनें। ईरान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ उसका तेल निर्यात है। अगर पाइपलाइन निशाने पर आती है तो सिर्फ ईरान ही नहीं, पूरी दुनिया में तेल संकट गहराएगा। विशेषज्ञ मानते हैं अगर खाड़ी क्षेत्र में सप्लाई बाधित हुई तो कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं और इसका सीधा असर दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं पर पड़ेगा। दुनिया की 20% तेल सप्लाई जिस रास्ते से गुजरती है वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। ईरान पहले ही संकेत दे चुका है, अगर हालात बिगड़े तो यह रास्ता बंद भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह सिर्फ एक क्षेत्रीय संकट नहीं रहेगा बल्कि ग्लोबल इमरजेंसी बन जाएगा। अमेरिका की नौसेना पहले से अलर्ट पर है और खाड़ी में सैन्य गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं।
तो झुकेगा कौन? यही तो सवाल है। सवाल यह कि क्या ईरान झुकेगा या फिर मिडिल ईस्ट एक और बड़े धमाके की तरफ बढ़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 3 दिन बाद दुनिया एक नए युद्ध के मुहाने पर खड़ी रहेगी? क्या 3 दिन बाद युद्ध विराम देखने को मिलेगा या फिर अमेरिका के पास कोई रास्ता नहीं बचेगा सिर्फ और सिर्फ अपनी सेना को वापस खींचने का? लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की साख का सवाल है, क्या डोनाल्ड ट्रंप ऐसा करते हुए नजर आएंगे या नहीं? रिपोर्ट देखिए। बीते कई हफ्तों से बैकडोर बातचीत चल रही थी, लेकिन अब हालात ऐसे मोड़ पर आ गए हैं जहां डिप्लोमेसी कमजोर और धमकियां मजबूत दिख रही हैं। व्हाइट हाउस के अंदर भी इस पर गहरी चिंता है। क्या ट्रंप बहुत आगे निकल गए हैं या एक सोची समझी चाल है ईरान को झुकाने की? ईरान ने साफ कर दिया कि वो किसी भी हाल में अपनी संप्रभुता से समझौता नहीं करेगा। तेहरान के अंदर सैन्य तैयारियां तेज हैं, मिसाइल यूनिट्स हाई अलर्ट पर हैं और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स पूरी तरह एक्टिव। संदेश साफ है, अगर हमला हुआ तो जवाब भी उतना ही जोरदार होगा। तो क्या ये 3 दिन दुनिया के लिए सबसे खतरनाक साबित होंगे? क्या ट्रंप की धमकी सिर्फ सियासी दांव है या फिर मिडिल ईस्ट में एक और बड़े युद्ध की शुरुआत? काउंटडाउन शुरू हो चुका है। नजरें टिकी हैं वॉशिंगटन और तेहरान पर, क्योंकि अगला कदम इतिहास बदल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। और इस बीच बड़ी खबर, डिनर पार्टी में फायरिंग मामले में नया खुलासा हुआ है। असली वजह सामने आई है। शूटर ने 10 मिनट पहले परिवार को मैसेज भेजा था। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। डिनर पार्टी में फायरिंग की असली वजह निकलकर सामने आई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि कल जिस तरह से हमला हुआ था उसके बाद से अब लगातार पूछताछ की जा रही है, जिसमें ये बातें निकलकर सामने आई थी कि जो एलन है, जो आरोपी है, जिस पर यह आरोप है कि वो फायरिंग कर रहा था, जिसकी तस्वीर हमने आपको लगातार दिखाई थी, उसके ऊपर जो आरोप तय हुए वो एक पढ़ा लिखा शख्स है, कैलिफोर्निया का रहने वाला 35 साल का ये शख्स, जिससे पूछताछ की जा रही है। और इसने कहा है कि 10 मिनट पहले ही परिवार को उसने एक मैसेज भेजा था। अब उस मैसेज में क्या था, ये बड़ा सवाल है कि क्या परिवार को उसने हमले के बारे में जानकारी दी थी या परिवार से कुछ और बातें कही गई थी। इसको लेकर अभी भी पूछताछ जारी है। कल डोनाल्ड ट्रंप इस कार्यक्रम में मौजूद थे जब ये हमले की तस्वीर जो हम आपको दिखा रहे हैं, हमला किया गया था बाहर बॉलरूम में, और उसके बाद से उथल पुथल का माहौल, उथल पुथल की तस्वीर, लोग अपनी जान बचाते हुए नजर आ रहे थे, टेबल और कुर्सियों के नीचे छिपते हुए नजर आ रहे थे। हालांकि अच्छी बात यह रही कि डोनाल्ड ट्रंप को वहां से सुरक्षित ले जाया गया, लेकिन अब यह नया खुलासा हुआ है। डिनर पार्टी में फायरिंग की वजह जो है, असली वजह निकलकर सामने आई है, जिस पर चर्चा की जा रही है। इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे, लेकिन डिनर पार्टी की जो तस्वीरें निकलकर सामने आई वो भी समझना जरूरी है। दरअसल ये कहानी की शुरुआत होती है कल। अगर अमेरिका के समय के अनुसार बात करें तो शाम का वक्त था और भारत में सुबह उस वक्त थी। सुबह करीब भारतीय समय अनुसार 6 बजे के आसपास हमले की बात निकलकर सामने आती है और उसके बाद से सवाल उठते हैं कि किस तरह की सुरक्षा थी। साथ ही साथ इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो सब आपको बताते हैं। फायरिंग मामले में सुरक्षा पर सवाल उठे। ट्रंप की डिनर पार्टी में पूरी सुरक्षा नहीं थी। ट्रंप समेत जेडी वेंस और कई बड़े मंत्री उस दौरान शामिल थे। ये इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं। सुरक्षा को लेकर सवाल उठे हैं फायरिंग मामले में। पूरी तरह से सुरक्षा
नहीं थी, चाक चौबंद नहीं थी और उसकी वजह से यह कहा गया कि ये जो हादसा कैसे बड़ी तस्वीर हो सकती थी। ये जो डिनर पार्टी चल रही थी इसमें बड़े बड़े पत्रकार शामिल थे। अमूमन ये पार्टी इसलिए चलती है कि एक सामंजस्य बैठाया जाए और इसमें राष्ट्रपति की तरफ से साल में एक बार ये पार्टी दी जाती है। हालांकि ये 1 साल के गैप के बाद ये पार्टी दी गई थी जिसमें तमाम पत्रकार मौजूद थे। इस बात से अनभिज्ञ, इस बात का उन्हें पता नहीं था कि कुछ ही मिनटों में पूरी तस्वीर बदल जाएगी, हालात बदल जाएंगे, जज्बात बदल जाएंगे, कहानी बदल जाएगी। और हुआ कुछ ऐसा है। एक शख्स जो कि कैलिफोर्निया का रहने वाला है, तमाम सुरक्षा को भेदते हुए वो आके पड़ता है और एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग करता है, जिसमें बताया जा रहा है कि 7 राउंड फायरिंग की गई। इस वक्त जो आप टेलीविजन स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, ये उस दौरान की तस्वीर है जब बाहर फायरिंग हो रही थी और डोनाल्ड ट्रंप बैठे हुए थे। अचानक से फायरिंग जब होती है तो उथल पुथल मचता हुआ नजर आता है। जेडी वेंस भागते हुए नजर आते हैं और फिर उन्हें सुरक्षित वहां से निकाला जाता है, स्केप किया जाता है। लेकिन इन सब के बीच दक्षिणी लेबनान से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बताते हैं। दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले जो है वो देखने को मिल रहा है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। नबाती क्षेत्र में आईडीएफ की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। खासकर दक्षिणी लेबनान में हवाई हमले लगातार हो रहे हैं, स्ट्राइक किया जा रहा है। नबाती क्षेत्र में आईडीएफ का अटैक देखने को मिला है। लड़ाकू विमानों ने मौत वाली तबाही मचाई है। आईडीएफ लेबनान में लगातार ताबड़तोड़ अटैक एक के बाद एक कर रहा है। तस्वीरें भी निकलकर सामने आई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि नबाती क्षेत्र है जहां पर आईडीएफ की तरफ से अटैक किया जा रहा है। दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह पूरी तरह से एक्टिव है। हिजबुल्लाह के कई ठिकाने हैं और उन्हीं ठिकानों को निशाना बनाने के लिए इस तरह से अटैक आईडीएफ की तरफ से किए जा रहे हैं, क्योंकि निर्देश हैं, ऑर्डर हैं नेतन्याहू की तरफ से कि जहां जहां जरूरत पड़े वहां पर हमला करने की जरूरत है। सेल्फ डिफेंस की बात भी सामने आ रही है और इस वजह से यह तस्वीर देखने को मिल रही है कि इजराइल ये कह रहा है कि हम पर हमले किए जा रहे हैं, इसलिए हम सेल्फ डिफेंस में इसका जवाब दे रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको जल्दी से बता देते हैं। हिजबुल्लाह के अटैक से इजरायली सैनिक की मौत की खबर सामने आ रही है। अब आप देखिए कि एक तरफ आईडीएफ अटैक कर रहा है, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी अटैक कर रहा है और 6 इजरायली सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं। एक सैनिक की मौत की खबर आ रही है। सैनिकों को निकालने के लिए आईडीएफ ने अब अभियान चलाया है। जो घायल सैनिक है उन्हें वहां से हटाया जाए और फिर उनका इलाज किया जाए। ड्रोन अटैक की बात भी निकलकर सामने आ रही है, यानी एक तरफ आईडीएफ अटैक कर रहा है दक्षिणी लेबनान में, हिजबुल्लाह को पूरी तरह से खत्म करने का काम किया जा रहा है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी जवाब दे रहा है, जिसमें 6 इजरायली सैनिक बुरी तरह से घायल हुए हैं और एक सैनिक की मौत की खबर निकलकर सामने आई है। यानी सीजफायर की आड़ में अटैक वाली कहानी देखने को मिल रही है। सीजफायर की आड़ में हमले वाली कहानी देखने को मिल रही है। हिजबुल्लाह, आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्स वो लगातार दक्षिणी लेबनान पर हमला कर रहे हैं, लगातार टारगेट किया जा रहा है। सीजफायर की बात सबको पता है कि लेबनान और इजराइल के बीच सीजफायर है, जो कि पहले 10 दिन था और उसके बाद से उसको 2 हफ्ते के लिए बढ़ाया गया। लोगों को लगा कि ठीक है, चलिए सीजफायर है तो थोड़ा आराम मिला, जान बची। लेकिन अटैक किया जाता है और अटैक में 14 लोगों की मौत की खबर भी सामने आती है दर्शकों। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी शांत बैठने को तैयार नहीं है। हिजबुल्लाह की तरफ से अटैक किया जा रहा है, जिसमें इजरायली सैनिक की मौत की खबर सामने आई है और 6 इजरायली सैनिक बुरी तरह से घायल बताए जा रहे हैं, जिनको निकालने का काम आईडीएफ इस वक्त अभियान चलाकर कर रहा है और ड्रोन अटैक का खतरनाक वीडियो भी सामने आया है। सीज फायर की नाजुक डोर एक बार फिर टूटती नजर आ रही है। इजराइल और लेबनान की सीमा पर हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं। इजरायली हवाई हमलों ने पूरे क्षेत्र को दहला दिया है। इधर से इधर से इधर से हर तरफ से हमले हो रहे हैं और अब तक 14 लोगों की मौत
और 37 के घायल होने की खबर है। सवाल वही है, क्या यह सिर्फ एक झड़प है या फिर बड़े युद्ध की दस्तक? क्योंकि सीज फायर इस हमले के बाद टूटा है। सरहद एक बार फिर से सुलगती हुई नजर आई है। सीज फायर के बीच यह बड़ा उल्लंघन है, भला इजराइल कहे कि सेल्फ डिफेंस किया जा रहा है। सीज फायर के बीच इजराइल का यह बड़ा हमला है, जहां पर लेबनान सीमा पर जंग भड़कती हुई नजर आई है। बारूदी हालात देखने को मिल रहा है। हिजबुल्लाह ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की जा रही है और इस एयर स्ट्राइक में 14 की मौत हुई है, जिसमें आम नागरिक भी निशाने बने हैं। और यही मेरा सवाल है कि शांति की उम्मीदों पर मिसाइलों का वार मिस्टर नेतन्याहू क्यों? क्या बड़े युद्ध की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? रिपोर्ट देखिए। सीजफायर के बीच फिर भड़की जंग। इजरायली हमलों से 14 की मौत। क्या फिर छिड़ेगा बड़ा युद्ध? सीजफायर लागू होने के बावजूद सीमा इलाकों में अचानक हुए धमाकों ने शांति की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक रात के अंधेरे में लड़ाकू विमानों की आवाज के साथ ही कई ठिकानों पर एक के बाद एक मिसाइलें दागी गईं। कई इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं और चीख पुकार से पूरा इलाका गूंज उठा। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमले मुख्य रूप से उन इलाकों पर केंद्रित थे जहां हिजबुल्लाह की मौजूदगी की आशंका थी। हालांकि आम नागरिक भी इसकी चपेट में आ गए, जो इस पूरे संघर्ष को और अधिक भयावह बना देते हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक यह हिंसा अचानक नहीं भड़की। पिछले कुछ दिनों से दोनों पक्षों के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा था। सीमा पर छोटे छोटे हमले, ड्रोन गतिविधियां और जवाबी कार्रवाई, इन सब ने हालात को बारूद के ढेर पर ला खड़ा किया। इजराइल का दावा कि यह कार्रवाई आत्मरक्षा में की गई है। उनका कहना है कि लेबनान की तरफ से लगातार रॉकेट दागे जा रहे थे, जिनका जवाब देना जरूरी था। वहीं लेबनान इसे सीजफायर का खुला उल्लंघन बता रहा है। हर बार की तरह इस संघर्ष का सबसे बड़ा खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। अस्पतालों में घायलों की भीड़ है, कई परिवार बेघर हो चुके हैं और डर का माहौल हर तरफ पसरा हुआ है। स्थानीय के मुताबिक सोचा था सीजफायर से राहत मिलेगी, लेकिन अब हालात पहले से भी बदतर हो गए हैं। हालात पहले से भी बदतर हैं और इसीलिए हम कह रहे हैं कि सीजफायर की आड़ और बारूद की गूंज सरहद पर सन्नाटा नहीं, दशकों फिर से सुनाई दे रही है सिर्फ और सिर्फ तबाही की आवाज। मिडिल ईस्ट में हालात एक बार फिर से विस्फोटक मोड़ ले चुके हैं। इजराइल और लेबनान के बीच सीजफायर की घोषणा भले कागजों में दर्ज हो, लेकिन जमीनी हकीकत, जमीनी सच्चाई कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। इजराइल और लेबनान की सीमा एक बार फिर जल उठी है और इस बार आग और भी ज्यादा भयानक है। रिपोर्ट देखिए। इस घटना के बाद वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ गई है। कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। आशंका जताई जा रही है कि अगर यह स्थिति बनी रही तो यह संघर्ष एक बड़े युद्ध में बदल सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह सिर्फ एक सीमित संघर्ष है या किसी बड़े युद्ध की शुरुआत? इतिहास गवाह है कि इजराइल लेबनान सीमा पर छोटी चिंगारी भी बड़े विस्फोट में बदल सकती है। फिलहाल हालात बेहद नाजुक हैं। एक तरफ सैन्य कार्रवाई जारी है तो दूसरी तरफ कूटनीतिक प्रयास भी चल रहे हैं, लेकिन जमीन पर जो हो रहा है वो साफ संकेत दे रहा है, शांति अभी दूर है।
सीजफायर के बावजूद बढ़ती हिंसा ने यह साबित कर दिया है कि संघर्ष सिर्फ बंदूकें थमाने से खत्म नहीं होगा। जब तक मूल कारणों का समाधान नहीं निकलेगा, तब तक हर सीजफायर अस्थायी ही रहेगा। बारूद की गंध फिर हवा में है और दुनिया की नजरें अब इसी सवाल पर टिकी हैं, अगला धमाका कब और कितना बड़ा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। पहले तेल की नसों पर वार, फिर एटम की आहट। क्या यही है आने वाला मंजर? दुश्मनी की आग में अब कूटनीति की चिंगारियां भी जल रही हैं। जहां जानी दुश्मन ही मेजबानी की बात कर रहे हैं और सीजफायर के साए में फिर से जंग की आहट सुनाई दे रही है। सवाल साफ है, क्या यह तूफान टल जाएगा या इतिहास एक और तबाही लिखने जा रहा है? फिलहाल वर्ल्ड वॉर में अभी के लिए बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ, क्योंकि इंडिया डेली अब आपके स्मार्ट टीवी पर भी मौजूद है। इंडिया डेली 24/7 अब इन सभी प्लेटफॉर्म पर लाइव देखें। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।